हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो एक आध क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। मान लो एक क्वेश्चन, ये कुछ डेटा है, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, लाइक दिस। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ a solution of 5 gram of sulfur in 100 gram of CS2 solvent is 0.5 degree Celsius above that of pure solvent. Pure solvent. Determine the molecular formula. Determine the molecular formula of sulfur in this solvent. Given boiling point of CS2, it is given as 47 degrees Celsius and delta H vaporization is 80 calories. delta H vaporization नहीं है, इनफैक्ट ये latent heat of vaporization दिया हुआ है। latent heat of vaporization of CS2 solvent and this is given as 80 calories per gram. देखो ये क्वेश्चन है एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, वी हैव टू सॉल्व इट। क्वेश्चन में कहा गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 5 ग्राम ऑफ द सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ द CS2 solvent is this much above that of the pure solvent. Determine the molecular formula. वैसे तो आपको पता ही है, आंसर तो पता ही होता है कि फॉर्मूला सल्फर एग्जिस्ट इन नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ SA8। एटॉमिसिटी 8 होती है इसकी, SA8, बट नहीं, कुछ और भी हो सकता है। हमें इस डेटा की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार इधर देखो, मान लो फॉर्मूला SX है, ये है सल्फर। तो फॉर्मूला इज SX, X की वैल्यू ही चाहिए तभी तो फॉर्मूला बता पाएंगे। तो जरा देखना डेल्टा TB कितना दिया हुआ है, 0.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्योर सॉल्वेंट, तो 0.5 है ये। और फॉर्मूला तक क्या था? KF तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, तो कौन सा फॉर्मूला? KF की जगह यूज कर लोगे KF इंटू मोलालिटी, तो KF मीन्स RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV इंटू मोलालिटी। यही तरीका हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो क्या बोलोगे? R की वैल्यू देख लेंगे, ये कैलोरीज में है तो R2 ले लो कैलोरीज में। बॉइलिंग पॉइंट 273 प्लस 47 इसका स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 80 दिया हुआ है कैलोरीज में, इंटू मोलालिटी हाउ मच? 5 ग्राम अपॉन मोलर मास 32x मोल्स हो गई है, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, CS2 सॉल्वेंट है 0.1 kg, ये मोल थे। पूरी कैलकुलेशन एक बार जब आप करोगे तो यहां से x सॉल्व करने पर 8 आ जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया सल्फर का? तो फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज SA8, यही आंसर है। ये तरीका भी है टू एस्टैब्लिश द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड लाइक दिस। तो देखो ये था क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IIT JEE के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको, IIT JEE के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल आ सकता है ये क्वेश्चन, चाहे JEE मेन हो चाहे वो JEE एडवांस्ड हो। क्या है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन का डेटा ले लेता हूं। इट इज लाइक हाँ 0.5 मोल ऑफ non-volatile solute is dissolved in 1 kg of benzene solvent to form solution. 0.5 mole of the non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent, benzene solvent to form solution. ठीक है। First, find depression in freezing point, तो depression in freezing point find out करना है। Second, if solution is allowed to cool down, if solution is allowed to cool down slowly up to 275 Kelvin, find mass of benzene solvent frozen out as solid. Frozen out as solid. Also calculate final molality of solution at 275 Kelvin. अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन में? KF बेंजीन के लिए दिया हुआ है, सॉल्वेंट के लिए KF दिया हुआ है 5 केल्विन किलोग्राम मोल -1, साथ में TF दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, दैट इज गिवन एज 278.5 केल्विन। ये है कॉल क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिवीजन में जरूर रखना है इस सवाल को। जब भी रिवीजन करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर आगे नहीं बढ़ना है। क्वेश्चन ने कहा कि 0.5 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वुड बी इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, और KF दिया हुआ है 5, मोलैलिटी हाउ मेनी मोल्स 0.5 मोल अपॉन हाउ मच सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट, तो 2.5 आ गया। ये डिग्री सेल्सियस या केल्विन, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में सेल्सियस या केल्विन का कोई अंतर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस वुड बी सेम, चाहे सेल्सियस मिले चाहे केल्विन मिले। तो बस पहले पार्ट का आंसर ये हो गया, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बेंजीन में मिला दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, घट के कितना हो गया? प्योर बेंजीन का था 278.5, 2.5 घट गया तो 276 केल्विन हो गया। तो इसका मतलब TF ऑफ सॉल्यूशन वो 276 केल्विन हो गया। तो अप टू 276 केल्विन ठंडा करोगे सॉल्यूशन को तो कुछ फ्रीजिंग नहीं होगी, कुछ नहीं जमेगा, कुछ सॉलिड फ्रीज आउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन ने एक बात कही कि सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल डाउन स्लोली अप टू 275 केल्विन तक ठंडा किया
और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 276 था, तो इसका मतलब 276 से नीचे जाओगे तो सॉल्यूशन का कुछ पोर्शन कन्वर्ट होगा सॉलिड में। और कौन कौन फेस चेंज कौन करता है? सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो द फेस चेंज। सॉल्यूट फेस चेंज नहीं कर रहा, फेस चेंज कौन कर रहा है? सॉल्वेंट। तो बेंजीन फ्रोजन आउट होगा। तो वही पूछा है कि इफ सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल डाउन स्लोली अप टू 275 केल्विन, फाइंड मास ऑफ द बेंजीन सॉल्वेंट फ्रोजन आउट एज सॉलिड एंड आल्सो कैलकुलेट द फाइनल मोलैलिटी। अब जरा एक बार देखो, ये तो पता ही है कि आपने जब सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया अप टू 275 केल्विन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब कितना हो गया? तो डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी 278.5 सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस अब सॉल्यूशन को हम 275 तक ले आए 3.5 इज इक्वल टू के एफ तो 5 है ही, नई मोलैलिटी एम डैश। मोलैलिटी चेंज हो जाएगी, क्यों? सॉल्वेंट थोड़ा सा फ्रीज आउट हो चुका है। अरे ये तो समझते ही हो ना कि अगर किसी सॉल्यूशन को अगर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लेके जाओगे तो सॉल्वेंट जम जाएगा थोड़ा सा। मान लो शरबत है शक्कर का, शुगर का शरबत है, उसे फ्रिज में रख दिया और डीप फ्रीजर में रख दिया तो कई बार जम जाता है वो। तो फेस चेंज सॉल्यूट नहीं करता, शुगर नहीं करता। शुगर तो वैसे ही नॉन वॉलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर 0 है, दैट डज नॉट अंडरगो द फेस चेंज। तो फेस चेंज हमेशा कौन करता है? सॉल्वेंट। इक्विलिब्रियम हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट ड्यूरिंग फ्रीजिंग, लिक्विड सॉल्वेंट एंड वेपर सॉल्वेंट ड्यूरिंग फ्रीजिंग। तो सॉल्यूट अपना फेस चेंज नहीं करेगा, तो नई मोलैलिटी वुड बी इक्वल टू 0.7 मोलल। 0.5 से बढ़ करके मोलैलिटी 0.7 मोलल हो गई। अब यहीं से कैलकुलेट कर लो, तो 0.7 मोलल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो तो 5 ही है, 0.5। सॉल्यूट के मोल्स अपना फेस चेंज नहीं करेंगे, मैं 3 बार बोल दी बात। ठंडा करने पर केवल सॉल्वेंट अपना फेस चेंज करे। आप जब सुनना, शुगर का सोल्यूशन है उसे हीट करो, हीट तो सर फ्रीजिंग का क्वेश्चन है। अरे फ्रीजिंग बाद में देख लेंगे, पहले हीट करो। हीट करते हो तो वेपर्स उड़कर चली जाती है। तो वेपर्स किसकी होती है? वो शुगर की नहीं होती। किसकी वेपर्स होती हैं? वो पानी की वेपर्स होती हैं। तो फेस चेंज कौन करता है? सॉल्वेंट। ऐसी जमा रहा हो, ठंडा कर रहा हो, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लेके जा रहा हो, तो फेस चेंज कौन करेगा? सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। तो इसका मतलब 0.5 अपॉन मास ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट। यहां से मास ऑफ बेंजीन जो है लिक्विड के फॉर्म में अभी भी कितना है? 5/7 kg। इसका मतलब मास ऑफ बेंजीन फ्रोजन आउट कितना हुआ? तो मास ऑफ बेंजीन फ्रोजन आउट एज सॉलिड वुड बी इक्वल टू 1 kg माइनस 5/7, 2/7 kg। यही आंसर है। तो हाउ मच ऑफ द बेंजीन लिक्विड बेंजीन हैज बीन फ्रोजन आउट, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया 2/7 kg। यही आंसर है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नहीं 2 बार सॉल्व करें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। वंडरफुल क्वेश्चन। तो देखो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3 colligative properties. Now we move on to the next 4th colligative property, osmotic pressure. बट उससे पहले हमें एक और बात करनी होगी want of factor की। क्या है want of factor? अभी बात करते हैं। इसको एक बार नोट कर लें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो colligative properties when solute undergoes dissociation or association in solution,
इसी में बात करते हैं वन टॉप फैक्टर की। जिसका सिंबल यूज करते हैं आई। यहीं पे बात करते हैं वन टॉप फैक्टर की, जिसका सिंबल यूज करते हैं आई। तो सुनो यहां पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। आपने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तब तो ना आया ये सब। वो इसलिए ना आया क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में सॉल्यूट या तो यूरिया लिया या सुक्रोज लिया, या मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस लिया नैप्थलीन टाइप का, या कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोशिएट या एसोसिएट ना हो। अब यूरिया लिया आपने, यूरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये 1 मोल यूरिया है। पानी लिया, पानी में घोल दिया, घुल गया, सॉल्यूशन के अंदर भी वो 1 ही मोल है। इसने अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज नहीं किया। ये डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, कोई प्रभाव नहीं आया। बट अगर ये यूरिया ना हो करके मान लो 1 मोल NaCl होता, सोडियम क्लोराइड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड होता। अब आपको तो पता है कि सोडियम क्लोराइड ये रहा 1 मोल, 1 मोल का सोडियम क्लोराइड का मास, सोडियम मीन्स 23 और क्लोराइड क्लोरीन मीन्स 35.5, 58.5 ग्राम नमक ले लिया सोडियम क्लोराइड, पानी में लिया, घोल दिया, टूट गया। हमने तो 1 मोल लिया था और हम सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर 1 ही मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। 1 मोल नहीं है, 2 मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब क्यों? NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली टूट गया इनटू Na+ आयन एंड Cl- आयन। तो 1 मोल NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 मोल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कौन से 2 मोल? 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-। तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बदल गया तो क्या हो जाएगा? अरे पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की परिभाषा ये है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज इन सॉल्यूशन की दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो 1 मोल के 2 मोल हो गए सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वुड बी डिफरेंट। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप तो सोचे बैठे हो कि 1 मोल सब सॉल्यूट हमने पानी में घोला है और 1 मोल के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आनी चाहिए। और आपको तो पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं और उसका चीफ पर्पस, मेन पर्पस क्या था? टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। शुरुआत से कहते आ रहे हैं इस बात को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन? टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो गई तो मोलर मास भी फॉल्टी आएगा। तो यू विल गेट द रॉन्ग मोलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक सॉल्व की हैं, उनमें अभी तक हमने या तो यूरिया लिया या सुक्रोज लिया या नेप्थलीन लिया या कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना टूटे ना फूटे, ना डिसोशिएट हो ना एसोसिएट हो। बट यदि सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में जाकर के, तो फिर तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल चेंज एंड द मोलर मास आल्सो विल चेंज ऑफ द सब्सटेंस। So observed molar mass in such case would be abnormal molar mass। आ रही बात समझ में? उसी को टेक केयर करने के लिए we use a factor called von Trapp factor। and what is this von Trapp factor? जरा लिखना तो von Trapp factor I is equal to, तो von Trapp factor is observed और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन थ्योरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन टेकिंग या कंसिडरिंग नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कंसिडरिंग
considering no dissociation or association of solute. ये है I, want of factor I is equal to observed or the experimental or abnormal want of factor I is equal to observed or experimental or abnormal colligative property of the solution. मतलब एक्चुअल colligative property जो आपने मेजर की है लेबोरेटरी के अंदर डिवाइडेड बाई theoretical और normal colligative property of the solution या expected colligative property of the solution considering no dissociation or association. और आपको तो पता है colligative properties directly depends on the number of particles in the solution. तो इसे कहते हो actual number of moles of solute in solution upon number of moles of solute considering no dissociation or एसोसिएशन, बगैर किसी डिसोसिएशन या एसोसिएशन के डिनोमिनेटर में है और एक्चुअल टूटने फूटने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो ऊपर हैं। और आपको तो पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, मास अपॉन मोलर मास। मास तो कांस्टेंट है जो आपने डाला है, 58.5 ग्राम था, मान लो सोडियम क्लोराइड पानी में घोल दिया, वो मास तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। भाई आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोल्स का रेशियो है या उल्टा रेशियो मोलर मास का। ऊपर था एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, तो ऊपर पहुंच गया एम नॉर्मल अपॉन एम एबनॉर्मल। एम एबनॉर्मल इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उल्टा हो गया ये, ऊपर क्या है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, एबनॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ड्यू टू टूटना फूटना अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, तो उल्टा आ गया, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। जैसे सोडियम क्लोराइड था NaCl, पानी के अंदर डुबोया सॉल्वेंट में, डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। वैसे तो 58.5 था मॉलिक्यूलर वेट, बट तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना, वो 58.5। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो भी आप आई की वैल्यू की मदद से कैलकुलेट करोगे। तो ये था स्टूडेंट्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इस तरीके से जरूरत पड़ने पर कैलकुलेट कर सकते हैं या होकर के मेजर करके आता है। तो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे एसिडिक एसिड का लो, एसिडिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के अंदर वो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, टूटते हैं, डिसोशिएट होते हैं, आयोनाइज होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, मोलर मास की वैल्यू कम आएगी। बट यही बेंजीन के अंदर अगर डिसॉल्व करते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लाइक एसिडिक एसिड, तो बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड डाइमर बनाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पता चला डाइमर बन गए, मतलब एक मोल आधा मोल रह गया डाइमर बनने की वजह से, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मोलर मास विल आल्सो बी चेंज्ड। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलो एक काम करते हैं, हम दो केस स्टडी करते हैं, ये डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट एंड केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। यहां तक की बात लिख लो, उसके बाद लेंगे इस चीज को। तो लिखो एज ए नोट, लिखो इस बात को, पहले ये नोट कर लो। यहां पर A फॉर dissociation of
सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट डिसोशिएट होता है तो ऐसे में वांट ऑफ फैक्टर जो आई है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब ग्रेटर देन 1 है तो जरा देखो एक बार, जैसे मान लो ए सॉल्यूट है एक्वस और ये टूट करके एन बी में कन्वर्ट हो गया, वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, ये ए सॉल्यूट एक पार्टिकल एक से ज्यादा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। डिसोसिएशन का मतलब ही ये हुआ, मान लो ए वॉज द कंसेंट्रेशन 0, ये नंबर ऑफ मोल्स थे। अब ए 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये कितना बन गया ए एन अल्फा या एन ए अल्फा। भाई एक मोल से एन मोल मिलेगा तो ए अल्फा टूटा है तो ए अल्फा से कितना मिला एन ए अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा तो बहुत जगह यूज होता है। 11th क्लास में जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तब भी ये यूज में आता है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता क्या है, इसकी सबसे आसान परिभाषा देखो ऐसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोशिएटेड अपॉन number of moles of solute initially taken। नोट करते जाओ साथ के साथ। तो where alpha is the degree of dissociation, number of moles of the solute dissociated upon number of moles of the solute initially taken। क्या है ये अल्फा, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। मान लो 1 मोल डुबोया, आधा मोल टूट गया तो टूटे में मोल आधा मोल अपॉन लिए हुए मोल 1 मोल, तो ये कहलाएगा अल्फा। अच्छा अल्फा मोल्स का रेशियो है, डायमेंशन लेस नंबर है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कंप्लीट डिसोसिएशन। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, अदरवाइज यूजुअली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज लेस देन 1। तो ए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे, ए 1 माइनस अल्फा, इसी तरीके से लेते हैं ए 1 माइनस अल्फा, तो क्या बन गया एन ए अल्फा। ये मोल्स हो गए, तो आई कितना हो गया जरा बताना, आई इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने फूटने के बाद कितने मोल्स हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। तो ए के मोल्स कितने ए 1 माइनस अल्फा प्लस बी के कितने बने ताजे अभी एन ए अल्फा, यही हैं अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे भैया शुरुआत में ए लिया था बस ये, तो ए से ए कैंसल्ड आउट 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ये है एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अच्छा एन सावधान रहना क्या है, तो वेयर एन इज number of या sum of the stoichiometric coefficient, sum of stoichiometric coefficient of aqueous products per mole of reactant, aqueous reactant। देख लो क्या बात कर रहे हैं यहां पर, what is n, सम ऑफ द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्वस प्रोडक्ट्स पर मोल ऑफ एक्वस रिएक्टेंट्स। देख लो यहां पर सम ऑफ द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितने एक्वस प्रोडक्ट्स बने n मोल्स पर मोल ऑफ A। तो इस तरीके से लेना है, जैसे एग्जांपल ये लो, मान लो कोई न्यू कह दे 2A कन्वर्टेड टू 3B एक्वस, तो बताओ n की वैल्यू कितनी 3 ले लें क्या, नो इट इज नॉट 3, बोलो क्या, अरे बोलो क्या वैल्यू 3 नहीं आएगा, पर मोल ऑफ ए लेना है, 2 मोल के लिए 3 है तो 1 मोल के लिए 3/2, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी है फिर 3/2। सो लाइक दैट यू विल हैव टू टेक, लाइक दैट यू विल हैव टू टेक, तो n की वैल्यू 3/2 रखोगे तब करेक्ट वैल्यू आएगी। आ गई बात समझ में। तो व्हाट इज n, समेशन ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्वस प्रोडक्ट्स, ये रहे पर मोल ऑफ एक्वस रिएक्टेंट।
तो ये फॉर्मूला है एंड दिस इज द फॉर्मूला वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कभी कभी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज भी बोल देते हैं। 40% डिसोसिएटेड तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.4। 70% डिसोसिएटेड मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.7। ये वैल्यू रख लोगे, स्टाइकियोमेट्री से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, i यू कैन फाइंड आउट। और i की वैल्यू डिसोसिएशन केस में मोर देन 1 होती है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन यू शुड रिमेंबर। ये था फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एक बार नोट कर लो, फिर बात करेंगे एसोसिएशन के केस में क्या होगा। लिखो इसको। बी क्या फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। कई बार सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स चिपकने शुरू हो जाते हैं। एसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब चिपकना। तो चिपक जाएंगे, पता चला दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक के सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो 1 मोल पार्टिकल्स हमने ये लिए थे सॉल्यूट के, डाल दिए, डबलिंग हो गई उनकी। इफेक्टिवली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रह गए, हाफ मोल ही रह गए। ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी अफेक्टेड, विल बी चेंज्ड। तो ऐसे केसेस में फॉर एसोसिएशन i की वैल्यू 1 से कम होगी, i विल बी लेस देन 1। तो इन दैट केस जैसे मान लो ऐसे ले लो, NX कन्वर्टेड टू y एक्वस। मान लो ये a मोल लिए शुरुआत में, a 1 माइनस अल्फा, तो क्या बन गया a अल्फा अपॉन n। स्टाइकियोमेट्री से a अल्फा अपॉन n बना है y। इस बार अच्छा अल्फा क्या कहलाएगा, इस बार अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और वो क्या होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल वैसे ही कितना एसोसिएट हुआ अपॉन कितना लिया था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड अपॉन number of moles of solute initially taken। कितने मोल्स चिपक गए अपॉन कितने शुरू में लिए थे, दैट इज कॉल्ड अल्फा। और अल्फा की वैल्यू भी 1 से कम होगी, मैक्सिमम 1 हो सकती है यदि कंप्लीट एसोसिएशन हो जाए। तो फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू निकालना। तो आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटने फूटने के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटने फूटने के बाद मतलब x से कितने हैं, a 1 माइनस अल्फा प्लस y कितना हो गया, a अल्फा अपॉन n अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स a कैंसिल्ड आउट। अच्छा ये बार बार मैं a कैंसिल्ड आउट लिखता हूं तो यहां से मालूम भी पड़ता है कि I के एक्सप्रेशन में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या कंसेंट्रेशन नहीं आ रही। इसका मतलब want of factor does not depend on initial moles or initial concentration of the substance। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से I का एक्सप्रेशन आ गया 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा। ये है एक्सप्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा वेयर। अच्छा यहां भी n के लिए सावधान, व्हाट इज n, सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट of aqueous reactants, sum of the stoichiometric coefficients of aqueous reactants per mole of aqueous product। तो summation of stoichiometric coefficient of aqueous reactants per mole, पर मोल लेना है ध्यान में, बिल्कुल वही पॉइंट यहां भी एप्लीकेबल है। और n की वैल्यू पता होगी, अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, i यू कैन कैलकुलेट। तो ये तरीका था। और I के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बताया ही था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो m नॉर्मल अपॉन m एबनॉर्मल।
m normal upon m abnormal. Abnormal molecular weight is based on abnormal colligative property measured due to association or dissociation. तो इस तरीके से आप कहते हो कि I की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, और 1 के बराबर होगी यदि सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट ना करे तो। इस बात को मैं लिखवा देता हूं, पहले यहां तक की बात लिख लो, इसको नोट कर लो पहले। ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बड़े गिने चुने सॉल्यूट हैं जिनके लिए आई की वैल्यू 1 होती है, जो ना टूटे ना फूटे, जैसे यूरिया, सुक्रोज, या मान लो नैप्थलीन, इस टाइप के। बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आपको क्वेश्चंस में आई का फैक्टर लेना ही पड़ेगा। तो एक बार इसे लिख लो, फिर मैं हटाता हूं इसको। राइट गाइज, तो यहां पर एज ए नोट करके लिखो 1-2 पॉइंट्स। I इज इक्वल टू 1 फॉर सब्सटेंस और सॉल्यूट दैट डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में डुबोने के बाद सॉल्यूट यदि डिसोशिएट या एसोसिएट ना करे तो फिर आई की वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई इज इक्वल टू 1 फॉर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, नैप्थलीन or any other non-electrolyte or a non-electrolyte. इनफैक्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि जो ना टूटे ना फूटे, ना डिसोसिएशन और ना ही एसोसिएशन। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। बिहेवियर of carboxylic acids like benzoic acid or acetic acid। क्या पॉइंट? फर्स्ट, सी जैसे CH3COH ले लो, हालांकि बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। डिसोशिएट्स in water and I is greater than 1। एसिडिक एसिड डिसोशिएट करता है पानी में, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, टूटता है कौन से पार्टिकल्स में? एसिडिक एसिड टूटेगा तो CH3CO- एंड H+, 2 पार्टिकल में टूटेगा, और इसके लिए I की वैल्यू 1 होती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, CH3COH टूटा, पार्शली टूटा, मान लो CH3CO- एंड H+, एक्वस, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 2 - 1 × अल्फा, तो 1 + अल्फा। तो ऑब्वियसली I इज ग्रेटर देन 1 डिपेंडिंग अपॉन कितना टूटा है। यहां N की वैल्यू 2 है, ध्यान दो। तो एसिटिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का बिहेवियर डिसोसिएशन का है पानी के अंदर, बट नॉट इन बेंजीन। बेंजीन में इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। CH3COH undergoes dimer formation in benzene solvent through H bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर बनाता है कुछ इस टाइप का, CH3 C डबल बॉन्ड O OH C CH3 डबल बॉन्ड O OH, H बॉन्डिंग।
H बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये डाइमर बन गया, डाइमर ऑफ CH3COOH, ये डाइमर बन गया। तो इसके लिए अब N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो I कितना हो गया 1 + 1/2 - 1 इंटू अल्फा, तो 1 - α/2। अब देख लो यहीं पे सेम एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, पानी के अंदर व्यवहार अलग है, बिहेवियर अलग है, और बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर बिहेवियर अलग है। पानी के अंदर डिसोशिएट होता है, बेंजीन के अंदर एसोशिएट होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख भी दिया मैंने यहाँ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस यू शुड रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्वेश्चन कहेगा तो कई बार नहीं कहेगा, तो यू शुड नो अबाउट दिस, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो अब बात आती है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डुबोने पर टूटते या फूटते हैं, मतलब आयोनाइज होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, एसोशिएट होते हैं, तो फिर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन जरूरी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आती हैं, दे आर डिफरेंट, दे आर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार नोट कर लो, फिर बाकी की बात देखेंगे अभी। तो incorporating I in expressions in colligative properties, in expressions of CP मतलब colligative property, CP मतलब colligative property। तो incorporating I in the expression of the colligative property, वो क्या था, क्या था ये? N मोल सॉल्यूट थे, पानी में डुबोए, कितने हो जाएंगे ये, IN, I इंटू N। तो अगर बेंजीन हुआ तो सर I की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। बेंजीन अगर मान लो यूरिया था, पानी में डुबोया, तो यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 है, तो N मोल्स अगर डुबो हैं तो वो 1 इंटू N ही होंगे। तो इसका मतलब अगर कोई सॉल्यूट के अगर हमने N मोल्स लिए हैं, ये रहा सॉल्वेंट, डुबो दिया, डुबोने के बाद वो अंदर जाने के बाद कितना हो जाएगा, IN। I की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी, और 1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब इनकॉर्पोरेटिंग I, तो I अगर अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, जहां जहां छोटा n आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वहां वहां हमें IN अप्लाई करना पड़ेगा। तो IN अपॉन IN प्लस कैपिटल N। एक फॉर्मूला ये हुआ जहां पर ये सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑब्जर्व्ड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली डेल्टा TB इज इक्वल टू TB ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस TB ऑफ सॉल्वेंट। तो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, KB इंटू M, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होते हैं, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट तो ठीक है, मोल्स N की जगह क्या हो जाएंगे, IN। तो मोलैलिटी की जगह M की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, I इंटू M। तो I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, वेयर दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट। Similarly, delta TF is equal to boiling point of solvent minus freezing point है ना, freezing point of solvent minus freezing point of solution will be equal to I into KF into molality, जहां पर ये solution का जो freezing point है ये observed freezing point है।
ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जहां जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे सॉल्यूशन में जाने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से, तो आई एन। तो ये ध्यान रखते हुए आपको हैबिट में ये डालना है, आई तो लेना ही है। अगर यूरिया आ गया तो आई 1 ले लेना, सुक्रोज आ गया सॉल्यूट तो आई 1 ले लेना, नेफ्थलीन आ गया तो 1 ले लेना, ग्लूकोज आ गया तो 1 ले लेना। बट NaCl है तो इज नॉट इक्वल टू 1, एसिटिक एसिड है तो नीड नॉट बी इक्वल टू 1। सो लाइक दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इसका मतलब नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉन हॉफ फैक्टर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छे से याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। चैप्टर ही बड़ा अच्छा है ये। चलिए मूविंग फर्दर, इस बात को आप लिख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेस्ड ऑन इट। नोट कर लो। Let us take one or two questions based on Van 't Hoff factor। पहले तो एक काम करो, Van 't Hoff factor कैलकुलेट करना सीखो। पहले क्वेश्चन लेना, कैलकुलेट I Van 't Hoff factor in following cases। क्या फॉलोइंग? फर्स्ट, मान लो ऐसे दिया हुआ हो जैसे 0.1 m K4FeCN6 अल्फा दिया हुआ है 0.7, ठीक। सेकेंड 0.2 m एक्वस, ये भी एक्वस है, एक्वस यूरिया। थर्ड 1 m CS3COH इन बेंजीन सॉल्वेंट, और अल्फा दिया हुआ है 0.6। फोर्थ 0.5 m एक्वस सोडियम कार्बोनेट, अल्फा दिया हुआ है 0.8। मान लो ऐसे दे दिया जाए 1 m एक्वस KCl, बस और कुछ ना लिखा हुआ हो, ये सब हो। करो जरा कैलकुलेट, अभी अभी सीखा है आपने। आप वॉन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करो हर केस में। हालांकि ये तो समझ में आ रहा हो कि वॉन 't Hoff फैक्टर जो है इन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। करो कैलकुलेशन। तो देखो यहां पर जरा पहले वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में K4FeCN6 टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। ये कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये 4K प्लस अलग हो गए और ये कॉम्प्लेक्स जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो अलग एक साथ रहेगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 पार्टिकल में टूट गया। एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूटा? 4K प्लस में, और एक ही कॉम्प्लेक्स आयन में, तो 5 पार्टिकल में टूटा है। तो बताओ I की वैल्यू कितनी? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी? 0.7। कितना? 4 7 28 2.8 3.8। दैट्स इट। गॉट इट? यूरिया पता है, यूरिया टूटते ना फूटते कुछ ना होता, I की वैल्यू 1। And coming to the third point, 1m aqueous, 1m acetic acid in benzene solvent। अब याद रखना पड़ेगा, बेंजीन डाइमर बनाता है, डाइमर बनाएगा तो I की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन डाइमर 2 माइनस 1 इंटू एल्फा की वैल्यू 0.6, तो 1 माइनस 0.5 तो 0.3, I की वैल्यू 0.7 आ गई, लेस देन 1 है। लेस देन 1 होती भी है, डाइमर बनाता है बेंजीन सॉल्वेंट में। मौके पे याद ना आया तो क्वेश्चन ना होगा सॉल्व आपसे। कमिंग टू दिस 0.5 m एक्वस सोडियम कार्बोनेट, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 पार्टिकल में टूटेगा 2Na प्लस एंड कार्बोनेट आयन, तो 3 माइनस 1 इंटू एल्फा इज 0.8।
2, 8 दूनी 16, 1.6, 2.6 आ गई वैल्यू। जरा यहां देख लो, आई की वैल्यू बस 2 हो गई। क्यों? अल्फा दिया हुआ नहीं है तो क्या मान लिया? अल्फा 1 मान लिया, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो पानी के अंदर KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 2 पार्टिकल में टूट गया K प्लस NCl माइनस, तो आई की वैल्यू क्या ले ली? 2। अल्फा दिया हुआ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तरीका है कैलकुलेशन का ऑफ वन टॉप फैक्टर। अब क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं, क्वेश्चन तो आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर के आएगा। लेट्स टेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, एक बार इसको नोट कर लें। Let us take a few questions based on it. हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ बेरियम नाइट्रेट and 100 gram water boils at 100.52 degrees Celsius. Find alpha मतलब degree of dissociation of barium nitrate. क्या दिया हुआ है साथ में? के भी दिया हुआ है वाटर के लिए, दिस इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल -1, और बेरियम का एटॉमिक मास जरूरत पड़ने पर 137 ले सकते हो ग्राम पर मोल और AMU। सो लाइक दैट डेटा इज गिवन। करो सॉल्व क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, आई का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है वो आपको पता है, करो अप्लाई। देखो यहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको पता है आई की वैल्यू 1 प्लस 3 पार्टिकल में टूटेगा तो 3 - 1 इंटू अल्फा वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये वही आई इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। फॉर्मूला डेल्टा टी भी दिया हुआ है 0.52, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली क्या लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन क्या दिया है 100.52। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना रेज हो गया? 0.52 से रेज हो गया। सो दिस मच इज इक्वल टू आई 1 + 2 अल्फा इंटू मोलालिटी इंटू KB 0.52 इंटू मोलालिटी हाउ मेनी ग्राम्स? 10 ग्राम्स अपॉन मोलर मास 137 प्लस नाइट्रेट 16 × 48 और 14 48 और 14 62 2 इंटू 62 अपॉन, and this becomes how much of the solvent? 0.1 kg। बस यहां से पूरा सॉल्व करो तो आई थिंक अल्फा कम्स आउट टू बी 0.805। दैट्स इट, यही आंसर है। तो यही तो पूछा था कि फाइंड अल्फा ऑफ द बेरियम नाइट्रेट, सो अल्फा कम्स आउट टू बी 0.805। accordingly you can solve question। I hope you have understood। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। इस बार डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन? 2.82 ग्राम ऑफ फिनोल was mixed with 100 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। डेल्टा TF इज 2.35 डिग्री सेल्सियस। फाइंड परसेंटेज ऑफ फिनोल which is dimerized।
कितने परसेंट फिनोल जो है वो डाइमराइज हो चुका है, मतलब अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस बार डाइमर बन रहा है तो डाइमर क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल मिक्स हो जाना, ट्राइमर मतलब 3, पॉलीमर मतलब 1000 2000 टाइप। अच्छा क्या दिया हुआ है, KF दिया हुआ है सॉल्वेंट का 14.1 केल्विन किलोग्राम मोल -1। करो सॉल्व क्वेश्चन। बेंजीन नहीं, फिनोल है। तो देखो जो डाइमर बना रहे हैं तो इसका मतलब C6H5OH, ये है फिनोल, 2 मॉलिक्यूल डाइमर बना रहे हैं C6H5OH ट्वाइस, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो I कितना हो गया, 1 + 1/2 - 1 × अल्फा। अल्फा ही तो बताना है हमें, परसेंटेज में बताना है बस। तो ये कितना हो गया, 1 - α/2। लगाओ फॉर्मूला। देखो गाइस आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा TF दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में 0.235 इज इक्वल टू I 1 - α/2 इंटू 2.82 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ फिनोल। 72 और 6 78 और 16 92, बिल्कुल 78 + 16, हाँ 92। देख लेना आप कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना 0.1 kg। यहां से जब सॉल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है 0.888। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ फिनोल जो डाइमराइज हुई है इज इक्वल टू 88.8%। दैट्स इट, यही आंसर है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फिनोल विच हैज बीन डाइमराइज्ड, 88.8%। एक नहीं दो बार रफ कॉपी में सॉल्व करें, तब जाकर की बात समझ में आएगी बढ़िया से आपको। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वांट ऑफ फैक्टर। एक बार नोट कर लें, एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। नोट करिए इसको। वेल लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो ये भी एक अच्छा सवाल है, ऐसे कह दी मान लो 1m एक्वस यूरिया, 1m एक्वस NaCl, 1m एक्वस K4FeCN6। अच्छा NaCl और ये कुछ भी, अच्छा कुछ भी ना दिया जाए डिसोसिएशन के बारे में तो विल एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन। एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये और ये दोनों, मान लो इसको सॉल्यूशन को 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, तीनों एक्वस सॉल्यूशन है। मान लो ऐसा हो, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। मान लो करेक्ट ऑप्शंस पूछ रहे हैं, वो एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या ऑप्शंस? A 1, 2, 3 इंक्रीजिंग vapor pressure of solution, B 3rd, 2nd, 1st increasing freezing point of solution, C 1st, 2nd, 3rd
इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डी, थर्ड लेस देन सेकेंड लेस देन फर्स्ट, increasing depression in freezing point। बड़ा आसान सा सीधा साधा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करें और बताएं कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शंस इस क्वेश्चन में करेक्ट हैं। डू इट। वाह, देखो जरा क्वेश्चन को। 1m एक्वस यूरिया, 1m NaCl, 1m K4 FeCN6। ध्यान दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, n पर केवल? नो। वांट ऑफ फैक्टर I पर? नो। तो I इंटू n पर? नो। फिर क्या सर? I इंटू C। कंसंट्रेशन पर I इंटू C पर डिपेंड करते हैं। I इंटू n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल, बट पर यूनिट वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेंगे, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन IC और IM। M क्या? मोलैलिटी। कई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलैलिटी आती है और कई में कंसंट्रेशन आएगी, अभी पढ़ेंगे हम इस बात को। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना n पे डिपेंड कर रही है, ओनली डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन n, डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली ऑन I, डज नॉट डिपेंड ऑन I इंटू n, ओनली डिपेंड्स ऑन IC और IM। तो वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुड बी कंपेयर्ड based on IC or IM values, where C is concentration, M is molality। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में या मोलैलिटी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पे कंपैरिजन किए जाने चाहिए? शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ IC और IM। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ IC एंड IM, नॉट ओनली ऑन I, नॉट ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन IN, इट डिपेंड्स ऑन IC और IM। कर लो क्वेश्चन, देख लो इधर। कंसंट्रेशन 1 है, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, I की वैल्यू कितनी? 4 और 1 5 माइनस 1, तो 1 से 5 पार्टिकल मिल गए 5। चेक कर लो, यही आएगी। IC 1, IC 2, IC 5। हाईएस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां ऑब्जर्व होंगी। तो इसका मतलब पहला, फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड, इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सुन लो, थर्ड वाले केस में लोअरिंग हाईएस्ट होगा। ये मान लो सॉल्वेंट का ये वाला लेवल, ये रहा, ये लेवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो लोअर हो जाता है, घट गया। तो थर्ड वाले में लोअरिंग मैक्सिमम है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? मिनिमम। वेपर प्रेशर क्या हो गया? मिनिमम। तो इसका मतलब IC जितना ज्यादा होगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बट वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा, बट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। आ रही है बात समझ में? तो ऑन दैट बेसिस यू विल से दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग था, तो वेपर प्रेशर तो थर्ड का मिनिमम होगा। सो ए इज नॉट करेक्ट।
थर्ड से ग्रेटर देन इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यस थर्ड वाले में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम है, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन तो मिनिमम है, सो दिस इज अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड का बॉइलिंग में बिल्कुल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड वाले में मैक्सिमम है, आईसी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो विल बी मैक्सिमम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, सेकंड वन, इंक्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर थर्ड, आंसर बी एंड सी, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी सी, ये है। What a question, this is very important, 5 star, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट colligative properties should be compared on the basis of IC or IEM, got the point, नोट कर लो, फिर मैं हटाता हूं इसको, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट colligative property, चौथी आखिरी, बट उससे पहले हम एक और बात करने वाले हैं कि एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को वी कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑल्सो ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कैसे, पहले ये हटा लो। वेल गाइज, हेडिंग लिखो नेक्स्ट, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मूव करने से जस्ट पहले हम ये पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, elevation in boiling point, depression in freezing point, based on entropy change. चलिए इस बात को समझते हैं। चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, डेल्टा टीएफ की बात कर रहे हैं और यहां डेल्टा टीबी की बात कर रहे हैं। एक काम करो, यहां सॉल्यूट ले लो, या सॉलिड क्यों, यहां मान लो सॉल्वेंट ले लिया प्योर, इसी लेवल पर ये एंट्रोपी का ऑर्डर है, एंट्रोपी। अब अगर सॉल्यूट मिला दोगे तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होगी, और वेपर बन गया तो वेपर की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी। दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज वेपर। वेपर ही तो बनेंगे जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। यहां फिर सॉल्वेंट ले लिया हमने, सॉल्यूशन यहां होगा उसी लेवल पे, एंट्रोपी का ही डायग्राम है ये भी। एंट्रोपी यहां भी बढ़ रही है, सेम 1:1, और इस बार फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉलिड बनेगा और सॉलिड की एंट्रोपी तो सबसे कम होती है, सो दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। तो ये सॉलिड बन गया, ये वेपर बनी थी फ्रोजन। यहां से अगर एंट्रोपी की बात करें तो सॉल्वेंट को जब कन्वर्ट करते हैं वेपर में, तो दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्यूशन। बट जब हम फ्रीज करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट को सॉलिड में कन्वर्ट करा, तो दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्वेंट and this is the entropy change delta S for solution.
इस तरीके से हम बात करते हैं। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन लेते हुए बात कर रहे हैं हम। दिस इज ऑल अबाउट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा 0 होती है। यहां भी डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब यह हो गया कि जब सॉल्वेंट के अंदर हम अगर सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और सॉल्यूशन बना दिया, तो उसमें एंथैल्पी चेंज सेम ही होगा। एंथैल्पी चेंज वुड बी सेम। तो एक बात समझो, ये फेज चेंज है। आपने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में एक बात करी थी कि जब फेज चेंज होता है तो एंट्रोपी ऑफ द फेज चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज अपॉन टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन। जैसे यहां अगर बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने कि डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहां से अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अगर हम सॉल्यूशन के लिए लें और सॉल्वेंट के लिए लें तो सॉल्वेंट कितना हो गया, इज इक्वल टू, तो बॉइलिंग पॉइंट एक तरीके से यहां देख लो, ऐसे कर लो, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन। अब जरा देखो, ये जो वैल्यू है इट इज सेम फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। और यहां से साफ दिखता है क्यों सेम क्यों है, क्यों, बिकॉज डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0। सुन लो बात को, ये एंट्रोपी का डायग्राम है। सॉल्वेंट की एंट्रोपी से ज्यादा हो जाती है सॉल्यूशन की एंट्रोपी, और यदि वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वेपर की एंट्रोपी काफी ज्यादा होगी। सॉल्वेंट को जब वेपर में कन्वर्ट किया तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्वेंट काफी ज्यादा है। सॉल्यूशन को जब वेपर में कन्वर्ट किया तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिवली कम है। आ गई बात समझ में। अब आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बट डेल्टा एच वेपराइजेशन, चाहे सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट करो चाहे सॉल्यूशन को वेपर में कन्वर्ट करो, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज सेम फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है। भैया हम यूं कह रहे हैं कि प्योर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करो तो भी उतनी हीट लगनी है, और वाटर के अंदर अगर आपने शुगर घोल दी थी तो कोई एंथैल्पी चेंज तो था ही नहीं। आइडियल सॉल्यूशन मान रहे हैं, शुगर घोल दी पानी में, सॉल्यूशन बना दिया, उसमें तो कोई एंथैल्पी चेंज हुई नहीं। अब इस सॉल्यूशन को अगर मान लो आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी उतनी ही हीट आवश्यक होगी, उतना ही एंथैल्पी चेंज चाहिए। तो न्यूमरेटर डेल्टा एच वेपराइजेशन इज सेम फॉर सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन। अब आप देख लो, डिनोमिनेटर किसके लिए ज्यादा है, डिनोमिनेटर सॉल्वेंट के लिए ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या हो गया, कम। तो यू कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट is less than boiling point of solution। आपने प्रूव कर दिया elevation in boiling point when the non volatile solute is mixed into the volatile liquid। अब जरा यहां आ जाओ, आइयो तो बिल्कुल सेम लॉजिक। फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। अच्छा, डेल्टा एच फ्यूजन सेम है, आप प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट करो या सॉल्यूशन को सॉलिड में कन्वर्ट करो, डेल्टा एच दोनों के लिए सेम होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज सेम फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, बोथ दोनों के लिए सेम है। अब जरा देख लो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके लिए कम है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कम है सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट चुका है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। यह भी एक तरीका है समझने का
कि why elevation in boiling point occurs, why depression in freezing point occurs when a non-volatile solute is mixed into a volatile liquid. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अच्छा, दिमाग लगाना है, बुद्धि का खेल है। कोई अगर ये कहता आ ना रहा समझ में, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड शोर्ड ना पढ़ रहे हो, अभी प्योरली आईआईटी एडवांस्ड का मटेरियल है ये सब। जेई मेन में भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आते हैं। अब तो जेई मेन का भी पेपर ठीक ठाक आने लगा। जब से ये 2020 में इन्होंने 30 क्वेश्चन से कम करके 25 क्वेश्चंस पे आए हैं ना, तो इन्होंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है समहाउ। एक वो जो डिफरेंस था ना जेई मेन और जेई एडवांस्ड का, वो डिफरेंस भी कम हो गया। एडवांस वाला जिस लेवल पे है वो तो है ही, मेंस वाले ने अपना लेवल थोड़ा बढ़ा दिया। तो आपको अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छी रैंक अगर ऑब्टेन करनी है, बढ़िया रैंक लेके आनी है, 1000-2000 रैंक लेके आनी है जेई मेन में टॉप एनआईटीज़ के लिए, तो भी आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जिनकी 1000-2000 रैंक जेई मेन में आती हैं, उनकी एडवांस में भी 1000-2000 500-800 रैंक आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी 1000-2000 मेंस में रैंक आ रही है उनका एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो होते हैं तो दोनों ही जगह। सो गाइज, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको खास कर अच्छे से पढ़ लें, नोट कर लें। अब हमारे पास एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़ना है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक आखिरी में छोटा सा और टॉपिक आएगा जो आईआईटी जेईई में कभी पूछा नहीं जाता, मेंशन भी नहीं होता, इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर। ऑल दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।